नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैंक के कंसेप्ट के बारे में। स्पेशली हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस, एसबीआई और जो आपका आईबीपीएस का पीओ या फिर एसबीआई का पीओ या फिर जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आज पूछे गए कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसके साथ उसके कंसेप्ट को भी चर्चा करेंगे। अब आइए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप आखिरी तक देखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ मैं लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि आपके बीच एक एजुकेशनल ऐप को स्टार्ट किया गया है जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। इस एप्लीकेशन का नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से यानी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फ्री वीडियो क्लासेस दिए जाते हैं, बहुत सारे आपको पीडीएफ दिए जाते हैं और द हिंदू एडिटोरियल का आपको ई बुक इसमें आपको मंथली दिया जाएगा जो आप आराम से इसे आप पढ़ सकेंगे और आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो सारे यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाएं और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर मुझे लाइक करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अब सबसे पहले आईबीपीएस या एसबीआई पीओ के क्वेश्चन पर और उसके साथ हम कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, बैंक में अगर मैं बात करूं तो आपका एक हो गया आईबीपीएस से बोर्ड है आपका, या फिर कहेंगे आप एसबीआई। ये दोनों के क्लर्क या पीओ का जो एग्जामिनेशन होता है उसके सारे क्वेश्चन को हम यहाँ आज कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। अपने साथ आप कॉपी और पेन जरूर रखेंगे। अब इसके साथ कंसेप्ट में अगर इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो इसका कंसेप्ट है, ठीक है, तो आप इसे कंसेप्ट में लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि जब कोई सेंटेंस एज सुन एज से शुरू होता है, जब कोई सेंटेंस एज सुन एज से शुरू होता है तो याद रखना होगा कि एज सुन एज एक कंडीशनल वर्ड का काम करता है। यानी एज सुन एज क्या है? कंडीशनल वर्ड है। या फिर ऐसे कहिए कि जब कोई एक सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट हम अभी छोड़ रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में आएंगे तो एक और सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल वर्ब आएगा। आप याद रखेंगे, ऐसे याद कीजिए कि जब एज सुन एज कंडीशनल वर्ड का काम किया है, इसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वर्ब आपका या तो V1 आना चाहिए या तो V5 आना चाहिए। यानी V1 V5 का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ। और उसके बाद क्या आना चाहिए? आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये क्लियर हो गया? यानी कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद यहाँ आप याद रखेंगे मॉडल वर्ब अप्लाई होता है। तो अगर यहाँ V1 V5 है तो मॉडल वर्ब यहाँ शैल आपका होगा, ठीक है, या विल होगा, ठीक है, या फिर कैन होगा, या फिर आपका मे होगा। बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिर एक V1 आएगा। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है और उसके तुरंत बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी क्लियर है कि अगर कहीं भी कंडीशनल वर्ड है, चाहे एज सुन एज हो, इफ भी आ सकता है, यहाँ अनलेस भी आ सकता है, तो इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। एक बात को आप नोट में लिख सकते हैं कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है उसके साथ आने वाला वर्ब कभी भी मॉडल वर्ब नहीं होगा। ये मॉडल वर्ब नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा, लेकिन अगले पार्ट में आप मॉडल वर्ब को लिख सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी पर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलिए, हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका पीओ में पूछा हुआ है। बैंक के पीओ में अक्सर ऐसे सवाल रखे जाते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप इसे ज़रूर लिखेंगे और जो मैं अभी क्वेश्चन आपके साथ आपके सामने लिखने जा रहा हूँ आप उसे ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, मैं आपको बताऊं तो एक तरह से मैं बोलूं इसे तो आप लिख सकते हैं टाइप, एक तरह से ये टाइप है। जैसे लिखिए क्वेश्चन एज सुन एज, बहुत आसान सवाल है।
आप लिखिए एज सुन एज आई विल रिच, एज सुन एज आई विल रिच, ठीक है, पटना, एज सुन एज आई विल रिच पटना, बहुत आसान है। आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू द बुक्स, आई विल सेंड यू द बुक्स। कह रहा है कि जो ही मैं पटना पहुंचता हूं आपको किताब भेज दूंगा, ठीक है। यू हैव आस्क फॉर, ठीक है, ये देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यू हैव आस्क्ड फॉर। देखिए फुल स्टॉप हो गया, नो एरर हो गया। देखिए आपको मैंने बताया अभी कि कंडीशनल वर्ड के तौर पे एज सुन एज यहाँ पे देखिए एक कंडीशनल है। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप रिच के बाद एक पाई डालिए, यह ए पार्ट हो गया। बैंक का पेपर है तो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। विल के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। बुक्स के बाद डालिए तो ये सी हो गया, और नो एरर के पहले डालिए तो ये देखिए डी हो गया, और ये जो है ई हो गया। बैंक जो होता है क्वेश्चन जब भी पूछता है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ई तक चला जाता है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो एज सुन एज किसका काम कर रहा है, कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है। तो मैंने अभी बताया कि कंडीशनल वर्ड के बाद एक सब्जेक्ट होता है, तो देखिए आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है। विल देखिए भर भाग गया, रिच भी देखिए भर भाग गया। तो अभी मैंने बताया था कि कंडीशनल वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आता है। देखिए यहाँ पे विल मॉडल वर्ब है, बल्कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए। अब आगे देख लीजिए पटना, पटना एक प्लेस हो गया। अब देखिए आई यहाँ पे फिर अगला सब्जेक्ट हो गया। तो फिगर आपको याद होगा तो आगे सब्जेक्ट आता है, और मैंने कहा था कि मॉडल वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब के तौर पे क्या लिखा है, विल लिखा है, और विल के बाद V1 है सेंड, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब देखिए बुक्स, बुक्स भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। देखिए यू हैव आस्क फॉर, ठीक है, आस्क फॉर एक फ्रेज है, मांग करना। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे क्या इसमें होगा। देखिए इसको ऐसे पढ़ना है, ज्यों ही मैं पहुँचता हूँ पटना, मैं भेज दूंगा आपको वो सारी किताबें यू हैव आस्क्ड फॉर, जिस किताब को आपने पहले से मांगा है। ये काम उसको बता रहा है जो पहले से हो चुका है। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या गलती है। आप बिल्कुल लिख भी लेंगे तो एक कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है, तो ये देखिए ये गलती, यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं होगा। विल रिच के जगह पर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, क्योंकि आगे सेल विल आया है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी यहाँ पे विल रिच नहीं होगा, बल्कि केवल क्या होगा, रिच होगा। तो यहाँ से केवल विल हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका ये SBI PO में भी ऐसे सवाल आते हैं, और ख़ास करके IBPS का जो है आज का नया पैटर्न, उसके भी PO में अक्सर यहाँ से ऐसे सवाल रखे जाते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, PO हो या फिर क्लर्क हो या फिर कोई भी हो, ऐसे तो सवाल अक्सर रखे जाते हैं। तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले मैं उसका आपके साथ कंसेप्ट फिर उसके साथ डिस्कस करूँगा, और काफ़ी आसान है जो आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक ये देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये कोई ज़्यादा ये नहीं है कि रटने वाली चीज़ है, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, आप इसे लिख लेंगे कि आपके पास अगर कोई एक नाउन है, सपोज दैट क्या है आपके पास नाउन, और नाउन के लास्ट में मैं ly जोड़ दूंगा, तो नाउन के लास्ट में ly जोड़ते ही वो नाउन नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। आप समझ लेंगे। जैसे देखिए कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ पे किसका काम किया है, नाउन का एग्जाम्पल है आपका। कॉस्ट क्या है, नाउन है, और इसमें मैं ly जोड़ दिया तो क्या बन गया है आपका यहाँ पे, कॉस्टली बन गया। तो बताइए कॉस्टली यहाँ पे किसका काम कर गया, एडजेक्टिव का। तो आप याद रखेंगे नाउन के लास्ट में ly जोड़ते ही वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो कॉस्ट के लास्ट में ly जोड़ दिए तो क्या हो गया, कॉस्टली। अब इसी तरह एक और कंसेप्ट है, आप इसे समझिए। अब मैं आपको बोलूं कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव के लास्ट में अगर ly जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ते ही वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ग्रेट, ठीक है, GREAT और प्लस ly जोड़ दिया, तो ग्रेट में जब ly जोड़ दिया तो क्या बन गया, तो आप समझ सकते हैं कि जोड़ते ही क्या बन गया, ग्रेटली बन गया। तो ग्रेटली यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है।
सबसे पहले तो आप ये समझ गए। चलिए अब इसके साथ एक और कंसेप्ट मैं आपके साथ अभी बात करने वाला हूँ कि नाउन के साथ क्या लगता है, या फिर ये मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि कब एडजेक्टिव लगता है और कब एडवर्ब लगता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि अगर कहीं नाउन है और उसके पहले एक एडवर्ब दिया हुआ है तो गलत है कि सही है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाउन के पहले एडवर्ब नहीं होता है। नाउन के पहले उस एडवर्ब को हम बदल के क्या कर देंगे? एडजेक्टिव कर देंगे। ठीक है, या फिर एक नाउन है, नाउन के पहले एक और नाउन दिया है, तो नाउन के पहले जो नाउन है इस नाउन को हम बदल के क्या बना देंगे? एडजेक्टिव बना देंगे। अब उसी पर आसान सवाल है जो आपके बैंक कलर का पूछा हुआ सवाल है। अब इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम आपके सामने रखते हैं, लिखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, आप लिखिए द मैनेजर बिलीफ। बहुत आसान सवाल है आपका, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है बैंक कलर का, तो लिखिए द मैनेजर। द मैनेजर, मैनेजर में लगा लीजिए पोस्टऑफिस यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव। बिलीफ, BELIEF, ये आपका नाउन हो गया, बिलीफ से बना हुआ है। कर मैनेजर का जो विश्वास है, ठीक है। अब आगे लिखा है दैट, यहाँ पे लिखा है दैट रमेश, RAMESH, रमेश। अब आगे लिखा है इज इनकम्पटेंट, इज इनकम्पटेंट, INCOMPENT, इनकम्पटेंट मतलब अयोग्य होता है। बहुत आसान है। अब आगे लिखा है इज, ठीक है, इज नॉट, इज के बाद क्या लिखा है? नॉट नेसेसरी ट्रू, NECESSARY, नेसेसरी ट्रू। बहुत आसान सवाल है। और फिर फुल स्टॉप है, नो एरर है, बैंक कलर का सवाल है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे बिलीफ के बाद ये पाई डाल दीजिए तो ए हो गया, ठीक है। आप इज के बाद यहाँ पाई डालिए, बी हो गया। फिर इज के बाद पाई डालिए तो सी पार्ट हो गया, और ऐसे नो एरर के साथ कीजिए तो डी हो गया और ई हो गया। तो चलिए आपके साथ एक मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दैट जो है ना, आप समझेंगे ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाता है, वर्ब की संख्या कम से कम 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर सेंटेंस में आपने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है और वर्ब की संख्या अगर केवल 1 है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है आपका तो वर्ब 2 होना चाहिए। तो गिन लेते हैं। देखिए यहाँ इज एक वर्ब है, एक और इज वर्ब है, यानी हमारा सेंटेंस सही है। अब गलती क्या है समझिएगा। लिखा हुआ द मैनेजर बिलीफ, ठीक है। तो ध्यान समझिए, मैनेजर भी नाउन है, बिलीफ भी नाउन है। तो जब एक साथ 2 नाउन आएगा तो पहले वाले नाउन को हम लोग पोस्ट ऑफिस लगा के पॉजिटिव एडजेक्टिव बना देंगे। सही है। कह रहा है मैनेजर का जो विश्वास है दैट की रमेश इज इनकम्पटेंट। देखिए रमेश अब सब्जेक्ट हो गया, इज जो वर्ब आया ही रमेश के लिए आया है। अब देखिए इज के बाद इनकम्पटेंट है, रमेश जो है ना अयोग्य है। इनकम्पटेंट मतलब क्या होता है? अयोग्य। रमेश जो है अयोग्य है। अब देखिए फिर आगे आ रहा है इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इज जो वर्ब आ रहा है ना, अब देखिए इस बिलीफ के लिए आ रहा है, यहाँ पे इज बिलीफ के लिए। देखिए बिलीफ सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है, वर्ब हो गया। नॉट, नॉट एडवर्ब है, सही है। तो एडवर्ब के बाद क्या आता है बच्चों? एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे इन नेसेसरी को देखिए, ए नेसेसरी नाउन है, ठीक है। इस ध्यान से देखिए इसको, तो ए क्या है? ट्रू। ऐसे भी ये ट्रू क्या है यहाँ पे? देखिए ट्रूथ होता है एक, और एक होता है ट्रू। ट्रूथ जो होता है नाउन है, लेकिन ट्रू क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए इस एडजेक्टिव से पहले हमें लिखना है, तो आप मुझे बताइए एडजेक्टिव के पहले क्या होता है? नाउन होता है कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता है या फिर एडजेक्टिव होता है? तो एडजेक्टिव के पहले गलती है नेसेसरी, यही गलत है आपका। इस नेसेसरी को आप LY जोड़ करके आप बना दीजिए। नेसेसरी में LY जोड़ते ही आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव के पहले दूसरा एडजेक्टिव आ जाएगा। तो यही आपका रॉन्ग है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे, नेसेसरीली कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सुधार के आप लिखेंगे NECE, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे NECESSA, NECESSARILY, ये आपका बन जाएगा नेसेसरली। अब नेसेसरली ट्रू सही हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ट्रू एडजेक्टिव है तो ये यहाँ नेसेसरली है जो ना एडवर्ब की भूमिका में है। क्लियर? और नेसेसरली यहाँ पे एडवर्ब हो गया और ट्रू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए ऐसे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
अब देखिए, ये देखिए अक्सर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि जब सिंगुलर मेल के बारे में बता होगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा सिंगुलर मेल के लिए? तो सिंगुलर मेल के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है। फीमेल होगा अगर सिंगुलर तो क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होगा। अगर न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर में है तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स होगा। अगर प्लूरल में है तो एक मिनट रुकिए, प्लूरल में चाहे मेल हो, चाहे प्लूरल में फीमेल हो, चाहे प्लूरल में आपका नॉन लिविंग हो, सभी के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ना बच्चों, वो देयर होता है। इसी पे तो आसान है, पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड अगला सवाल है आपका। तो बिल्कुल हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखेंगे दीज कंपनीज। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, टाइप 3 हो गया। तो लिखिए दीज कंपनीज, दीज कंपनीज मतलब ये सारी जो कंपनियां हैं, हैव बीन आस्क्ड, हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। ये सारी जो कंपनियां हैं वो बिल्कुल आपको हमेशा इस बात को कहती हैं टू फर्निश, FURNISH, टू फर्निश, बहुत अच्छा वर्ड है। देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, देयर THEIR, देयर फाइनेंशियल FINANCIAL, बहुत अच्छा वर्ड है। डिटेल्स, तो डिटेल्स में लिखेंगे DETAILS, डिटेल्स हो गया। एंड इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा सवाल है, आप लिखेंगे एंड इंफॉर्मेशन। अब उसके आगे और अगला पार्ट लिखना आएगा अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर, आप लिखेंगे अबाउट, अबाउट इट्स, ठीक है, बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर। अब मेंबर होना चाहिए कि, ठीक है, फुल स्टॉप, नो एरर। अब एरर है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि बिन के बाद एक पाई डालिए, तो ए पार्ट हो गया। दूसरा मैंने आपको कहा कि फर्निश के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। तीसरा मैं बोलूं कि एंड के बाद पाई डालिए, सी पार्ट। और चौथा नो एरर के पहले तो ए ई पार्ट हो गया और ये डी पार्ट। फटाफट पढ़ के मुझे बता दीजिए आपकी क्या आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है बच्चों, ऐसा सवाल अक्सर पेपर में आपको बैंक में रखे ही जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके IBPS या फिर SBI के होने वाले और क्लर्क और PO के लिए। और ये मैं बता दूँ कि आपका ये PO का सवाल है, ये आपका जो है बैंक PO का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपसे बताता हूँ, देखिए दीज के बाद नाउन प्लूरल आता है, दीज कंपनीज, नाउन प्लूरल यहाँ सही है। अब दीज अभी तो मैंने आपको बताया था कि प्लूरल की जब बात हो तो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे न्यूट्रल जेंडर हो, सबके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है? देयर आता है। कह ये सारी कंपनी जो है प्लूरल है। हैव बीन आस्क, ये देखिए पैसिव वॉइस है, हैव बीन आस्क। जब कभी हैव के बाद बीन लग जाए और भीतरी लग जाए तो पैसिव वॉइस होता है। कर ये सारी कंपनियां जो हैं हैव बीन आस्क, यानी ये सारी कंपनियों के द्वारा ये जो है मतलब कहा जाता है, ठीक है, टू फर्निश डिटेल, सॉरी टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। तो देखिए टू फर्निश, फर्निश मतलब यहाँ होता है एक तरह से अपना संपूर्ण फाइनेंशियल डिटेल भरना। ये देखिए टू फर्निश, 2 + V1 है आपका इन्फिनेटिव हो गया। देखिए देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो कंपनी प्लूरल है तो देखिए यहाँ पे देयर है। फाइनेंशियल देखिए एडजेक्टिव है, डिटेल्स नाउन है, यहाँ तक सही है आपका। एंड इन्फॉर्मेशन, तो देखिए एंड के पहले नाउन है तो एंड के बाद भी इन्फॉर्मेशन नाउन है, यहाँ तक सही है। अबाउट एक प्रीपोजिशन हो गया। अब इस प्रीपोजिशन के बाद टोटल इंटायर सेक्शन ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अबाउट के बाद इट्स बोर्ड मेंबर। अच्छा आप मुझे बताइए किसके बोर्ड मेंबर? कंपनी के बोर्ड मेंबर। तो आप देखिए कंपनी कितने हैं? प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या आप इट्स लेंगे? बिल्कुल गलत है। अब देखिए बोर्ड मेंबर एक साथ आता है, नाउन है तो इट्स नहीं होगा। आप ही बताएं क्या होगा? इट्स नहीं होगा, बल्कि प्लूरल में पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। तो बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं लेकर, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल हम फिर अगला सवाल जो करने वाले हैं वो बैंक से ही रिलेटेड करने वाले हैं, बैंक PO का ही सवाल है और वो भी आपका वर्ब बेस है। तो चलिए फटाफट लिखते जाइए, टाइप 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी अब करेंगे। देखिए अभी आपको मैं बीच बीच में कहते रहूँगा कि या मैं बताता रहूँगा कि एक मेरा खुद का एप्लीकेशन है कैरियर इंग्लिश अड्डा, आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें और उस पर बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है, उसका आप बिल्कुल लाभ उठाएँ। चलिए लिखिए क्वेश्चन अगला टाइप 4, द स्कीम। बहुत आसान सवाल है, टाइप 4 की ओर चलते हैं। लिखिए द स्कीम,
स्कीम मतलब समझ रहे हैं आप, योजना। विच विल बी लॉन्च्ड, ठीक है, द स्कीम विच विल बी, पैसिव वॉइस है, लॉन्च्ड। कह रहा है कि जो योजना मतलब लॉन्च किया जाएगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू, TWO2, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ईयर्स मतलब हो गया वर्ष के बारे में बात हो रहा है। अब आगे अगला लिख सकते हैं रिक्वायर, रिक्वायर REQUIRE, रिक्वायर। उसके बाद देखिए एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एन एडिशनल ADDITIONAL, एडिशनल, यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट INVEST, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है MENT, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया यहीं तक, नो एरर। चलिए आप इसको भी लिख लेंगे, चलिए फटाफट इसको बनाइए। आप विल के बाद यहाँ पे एक पाई डालिए, ए पार्ट हो गया, ड्यूरिंग के बाद पाई डालिए बी पार्ट, रिक्वायर के बाद पाई डालिए सी पार्ट, और यहाँ नो एरर के पहले तो नो एरर ई में हो गया और ये पार्ट डी हो गया। चलिए फटाफट आप बना के मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा आपका, कौन सा सूटेबल आंसर इसका होगा। तो कह रहा है क्या कि द स्कीम, ये आपका एक तरह से नाउन है। विच, देखिए विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो द स्कीम एंटीसीडेंट है। और विच रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे तब लिखा जाता है जब आपका एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होता है। तो देखिए स्कीम नॉन लिविंग है तो आपका विच सही है। अब देखिए विल लॉन्च, ए वर्ब जो आ रहा है एंटीसीडेंट के लिए यानी स्कीम के लिए, कह रहा है जो स्कीम है, जो योजना है, विल बी लॉन्च, पैसिव है से, उसे मतलब लॉन्च किया जाएगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, कब, द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब देखिए इसमें 2 कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो हो गया एक तरह से आपका ऑर्डिनल के सेंस में हो गया, और 2 कार्डिनल एडजेक्टिव, ईयर्स तो 2 के अनुसार पुल्डर सही है यहाँ पे ईयर्स। रिक्वायर, देखिए रिक्वायर यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब का मेन वर्ब है। तो बताइए वर्ब किसके अनुसार आता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने बताया था कि जब कभी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वर्ब की संख्या कम से कम कितनी, 2। एक वर्ब विल है यहाँ पे तो दूसरा वर्ब रिक्वायर है। ये देखिए स्कीम के लिए आ रहा है, फिर तो स्कीम सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। आप इसे देखिए रिक्वायर लिखा है, बिना एस का है, बिना एस वाला वर्ब हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है, वो V1 होता है। तो यही गलती है आपका, रिक्वायर नहीं होगा बल्कि ये क्या कर देंगे, रिक्वायर्स कर देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका बैंक पीओ का सवाल था, आप इसे समझें, बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं बैंक का, वो भी बैंक पीओ का ही है। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके साथ कंसेप्ट करूं तो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं। देखिए अगर कहीं एंड लिखा है, ठीक है, एंड के पहले अगर वर्ब आपका V1 है, एंड के पहले आपका वर्ब V1 है, तो पूछता है कि एंड के बाद वर्ब क्या होगा, तो आप ध्यान से एग्जाम में दे देता है 2 + V1। तो याद रखना होगा एंड के पहले अगर V1 है तो एंड के बाद भी याद रखना होगा वर्ब कैसा होगा, V1 होगा। अगर एंड कहीं पे लिखा है, एंड के पहले अगर कोई वर्ब जो अगर 2 + V1 में है यानी फुल इन्फिनिटिव में है तो एंड के बाद भी याद रखना होगा क्या होगा, V1 होगा। अगर एंड कहीं लिखा है, एंड के पहले V4 है, V4 मतलब जिरंड है, तो एंड के बाद भी आने वाला जो वर्ब होता है याद रखेंगे आप क्या होगा, जिरंड। यानी एंड के पहले V1 यानी बेयर इन्फिनिटिव तो एंड के बाद भी V1, एंड के पहले 2 + V1 तो एंड के बाद V1, एंड के पहले अगर जिरंड है तो एंड के बाद भी जिरंड। उसी से सवाल है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी पर डायरी पर नोट कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल है आपका बैंक का। लिखिए वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5 नंबर सवाल है। वी हैव टेकन से टेक ऑन मतलब, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता ही है जिम्मेवारी लेना, ठीक है। तो वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वी हैव, ठीक है, टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सवाल अच्छा है। ऑफ अरेंजिंग, देखिए ऑफ ए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद बिफोर होता है, सही है। द रिक्वायर्ड
अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ईडी का काम कर रहा है। ट्रेनिंग TRAINING ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज, ये बहुत आसान सवाल है। SUPERVISE सुपरवाइज मतलब ऐसे निरीक्षण करना होता है। द न्यू स्टाफ मतलब नए सदस्य को। चलिए एरर है, फटाफट आप डिवाइड कर लेंगे, फुल स्टॉप, नो एरर। मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आप ऑन द के बाद पाई डालिए, ए पार्ट हो गया। अरेंजिंग के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे सुपरवाइज के बाद पाई डालिए, सी पार्ट हो गया। नो एरर के पहले ई पार्ट हो गया तो डी पार्ट। देखिए फटाफट बनाते हैं अब इसको। करें कि वी पुलरल है, हैव पुलरल है, हैव के बाद V3 आता है, सही है। और ऐसे एक फ्रेज होता है, टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी संभालना, सही है। हम लोगों ने जिम्मेवारी संभाल लिया है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, और देखिए ध्यान से अरेंजिंग भी नाउन है, तो दो नाउन को जोड़ने के लिए ऑफ आता है। तो हम लोगों ने जिम्मेवारी संभाल लिया है ऑफ अरेंजिंग, अरेंज करने के लिए। तो ऑफ के बाद देखिए जिरंड है ना, V4। द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, किसको आप अरेंज करने के लिए जिम्मेवारी ले लिए हैं, ट्रेनिंग को। देखिए एंड के जस्ट पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग किसका काम कर रहा है, V4 का। तो एंड के बाद देखिए ए भी V4 होना चाहिए, सुपरवाइज नहीं होगा, सुपरवाइजिंग हो जाएगा। तो आप इसे ING लगा के लिख लेंगे, सुपरवाइजिंग, SUPERVISING। देखिए हम लोग SSC हो या बैंक हो या डिफेंस हो या फिर UPSC का पेपर हो, सारे पे ऐसे ही हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आप इसे लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, और बिल्कुल ऐसे ही सारे वीडियो को देखते रहें। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन दे दी जाती है कि कैसे क्लास क्या होगा। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।